हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 12 से। देखिए यहाँ पर हमारी सेकंड बुक चल रही थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और इसी क्रम में आज आपका जो है चैप्टर नंबर 5 है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। आज इसका जो है आखिरी पार्ट यानी पार्ट 2 यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। तो ये हमने कल इससे पूर्ववर्ती जो पार्ट था वो कवर कर लिया था। आज यहाँ पर आपकी इसमें हेडिंग जो है ये है संतुलित अधिशेष एवं घाटा बजट। यानी बैलेंस में अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस या ओवर प्लस इसे बोलते हैं, अतिरेक या अतिरिक्त के तौर पर इसे जाना जाता है अधिशेष को। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए संतुलित बजट क्या होता है, अधिशेष बजट क्या होता है, घाटा बजट क्या होता है, वो हम देखेंगे। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर अगर सरकार जो है यहाँ पर सरकार के पास जो भी जमा आय है इसके बराबर वो राशि खर्च कर रही है, तो इसे इस स्थिति को क्या क्या कहेंगे, इसे संतुलित बजट के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, और वहीं अगर इससे ज़्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से हमें राशि और ज़्यादा प्राप्त करनी पड़ेगी। यानी मान लीजिए हमें बहुत ज़्यादा खर्च करना है इस साल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी सरकार कहाँ से लाएगी पैसा, तो अब वो करों से तो उगाएगी। यानी आप लोगों से हमसे जो कर लगते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन करों के जरिए तो वो पैसा उगाएगी, तो इसके माध्यम से उसे राशि प्राप्त करनी पड़ेगी। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी आ गई जब कर जो है वो यानी कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक हो गई। यानी मान लीजिए हमने यहाँ पर एक अनुमान किया था कि भाई हमें इस साल अतिरिक्त आवंटन के तौर पर हमने कर लगा दिया और हमें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। यानी 100 करोड़ रुपए की हमें आवश्यकता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पन कर ले रहे हैं हम यहाँ पर। यानी हमें सरकार ने ये यहाँ पर आवश्यकता रखी है कि हमें 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं करों को अतिरिक्त लगाकर, यानी करों का भार बढ़ाकर। अब हमने कर तो लगाए, जो कर लगाए उनसे हमने 100 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन की थी, लेकिन हमारी पास 200 करोड़ रुपए आ गए। 200 करोड़ रुपए का जहाँ पर हमारे सामने आ गया, यानी कि पैसा आ गया कर के रूप में, तो वो अधिशेष के रूप में जाना जाएगा। यानी बजट अधिशेष के रूप में जाना जाएगा। अधिशेष का मतलब अतिरिक्त के रूप में, सरप्लस जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक होती है तो इसे बजट अधिशेष कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप पहले का यहां से लेकर यहां सब पॉइंट पूरा लिख लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं एक कंडीशन ऐसी भी होती है, यानी कि ऐसी भी स्थिति है जब व्यय राजस्व से अधिक हो, यानी आपकी राजस्व की जो आमदनी हो रही थी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, इससे ज्यादा आपका व्यय निकल जा रहा है। तब क्या होगा, तब सरकार जो है घाटा वाली बजट को चलाती है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास कमाई हो नहीं रही है और कमाई से ज़्यादा हम खर्चा कर रहे हैं तो घाटा बजट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना है इसी में पहले का थर्ड सब पॉइंट कि जब व्यय राजस्व से अधिक हो, ठीक है, तब सरकार घाटा वाली बजट को चलाती है, ये लिख लेना। ठीक है, अब देखिए ये तो आपने बजट के बारे में प्रावधान जान ली, संतुलित बजट, अधिशेष बजट, बजट अधिशेष। ठीक है, घाटा बजट क्या होता है वो भी आपने देख लिया। ठीक है, अब देखिए ये सब चीज़ें जो अवधारणा है आपको यहाँ पर केवल अवगत होना है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड बुक में इन सब का विस्तार रूप पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात बताई गई है कि हमारे यहाँ सन 2005 और 6 का जो बजट जारी किया गया था, तो यहाँ पर सबसे पहले लिंग संवेदनशीलता को ध्यान में रखा गया था। लिंग संवेदनशीलता का मतलब ये है जेंडर। ठीक है, स्त्री पुरुष, जैसे आप देखते होंगे समाज में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, स्त्रियों को जो बराबर यहाँ पे तवज्जो नहीं दी जाती है, बराबर उन्हें प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, उन्हें कमतर समझा जाता है। तो स्त्रियों के दायित्व को बढ़ाने के लिए, स्त्रियों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए हमने लिंग संवेदनशीलता वाला पहला बजट सन 2005-6 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रखा था सरकार ने, यानी लिंगगत बजट सरकार की लिंग संबंधी वचनबद्धताओं को वैटीय वचनबद्धता के रूप में रूपांतरित करने का एक सार्थक प्रयास है। इसमें क्या था, स्त्री सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, के लिए विशेष पहल, स्त्रियों के लिए विभाजित संसाधनों के उपयोग का परीक्षण और सार्वजनिक व्यय के प्रभाव और महिलाओं के लिए सरकार की नीतियां इसमें शामिल की गई थी। तो यानी कहने का मतलब ये क्या था, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा वित्त यानी वित्त जो है हमारी अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाना है। इसके लिए सबसे पहले हम जो लिंग संवेदनशीलता पर आधारित बजट, लिंगगत बजट सन 2005-6 में हम लेकर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट के रूप में इसे लिख लेंगे अब आप यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, कि यहाँ पर लिखेंगे वर्ष 2005-6 के भारतीय बजट में लिंग संवेदनशीलता को प्रस्तुत किया गया, लिंग संवेदनशीलता को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसी में सब पॉइंट यहाँ से लेकर, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख लेना। ठीक है, तो ये तो आपका लिंगगत बजट था, वो आपने देख लिया। अब बात करते हैं सरकारी घाटे की माप कैसे होती है, यानी सरकार को जो घाटा हो रहा है उसकी माप कैसे होती है। ठीक है, ये हमारे लिए देखना जरूरी है। आपने घाटे ऊपर पढ़े थे, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा ऊपर आपने देखा था, फिर से थोड़ा ऊपर चल रहे हैं हम। आप यहाँ पे देख पा रहे थे, यानी आपको राजस्व बजट हो रहा है, यहाँ पर एक पूंजीगत बजट हो रहा है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां हो रही हैं और राजस्व व्यय हो रहे हैं। घाटा क्या है कि हमें प्राप्तियां इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही हैं, व्यय ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसे हम राजस्व घाटे का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे नीचे।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, सॉरी मैं ज़्यादा आगे निकल आया। देखिए हाँ, ये था, अगली हेडिंग है सरकारी घाटे की माप, ये कैसे होगी। देखिए यहाँ पर एक स्थिति बताई गई है कि जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इसे क्या कहते हैं, बजटीय घाटा, जैसा कि आप सभी ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है, राजस्व घाटा को कैसे मापा जाता है, राजस्व घाटा को मापने का तरीका है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हेडिंग डाल लेना सरकारी घाटे की माप, तो इसमें पहली लाइन तो ये लिख लेना, और इसी में से पहली जो सब हेडिंग है सब पॉइंट राजस्व घाटा है पहला, कि राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय की जो अधिशेष है इसको बताता है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय कितना हो रहा है और राजस्व की प्राप्तियां कितनी हो रही हैं, तो ऐसे करके हमारा राजस्व घाटा निकलता है। ठीक है, अब देखिए राजस्व घाटे की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि वर्ष 2018-19 में जो राजस्व घाटा था ये जीडीपी का जो है सकल घरेलू उत्पाद का 1.9% था। ये यहाँ पे पहला पॉइंट इसमें बताया गया है। देखिए आप इसी में ये सब पॉइंट करके लिख लेना। दूसरी बात, राजस्व घाटे में उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर मूल्यांकन होता है, उन्हीं चीज़ों को, लेन देनों को शामिल किया जाता है जिनका वर्तमान आय पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वर्तमान सरकार की जो वर्तमान आय इन पर प्रभाव पड़ता है, उन्हीं चीज़ों को मापा जाता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि हमारे भारत में जो कार्यरत महिलाएं हैं, घरेलू कार्यरत महिलाएं हैं, क्योंकि उनसे कोई आय का सृजन तो होता नहीं है। ठीक है, आपने देखा था जो हमारी जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, वस्तु विनिमय प्रणाली से भी किसी प्रकार की मुद्रा का जो है यहाँ पर निगमन नहीं हो रहा है, मुद्रा का संचय नहीं हो रहा है, तो ये सब हमारे नहीं रखे जाते हैं, इन सब का आंकलन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर राजस्व घाटे में उन्हीं प्राप्तियों को, लेन देनों को हम रखते हैं जो सरकार की आय पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख लेना है इसी में, यानी कि इसी में ए सब पॉइंट और बी सब पॉइंट करके आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्थितियां बताई गई हैं, कुछ अजम्पशंस बताए गए हैं। अजम्पशंस बताने का रीजन क्या है, अजम्पशंस बताने, देखिए एक बात तो आपने पढ़ी होगी, पहले भी आप पढ़ के आए हैं अभी आपने इसके पूर्ववर्ती अध्याय में, कि पूरी अर्थशास्त्र की अवधारणाएं जो है वो अजम्पशन पे चलती है, यानी अनुमान पे चलती है, कि हम ये मान लेते हैं। आपने एक स्थिति यहाँ पे पढ़ी थी कि मान लो सरकार नहीं है, ये नहीं है, केवल 2 उत्पाद हैं, उत्पाद में केवल एक फर्म है वहां पर, ऐसे करके आपने अजम्पशंस पढ़े थे। ये अर्थशास्त्री जो है अजम्पशंस मान के चलते हैं कि मान लेते हैं मार्केट में इतनी सारी फर्म है, मार्केट में कोई एक फर्म है, मार्केट में कोई यानी इतने उपभोक्ता हैं, कि अजम्पशंस के तौर पर पूरा अर्थशास्त्र चलता है। ठीक है, अजम्पशंस के तौर पर हम अनुमान लगाते हैं, इससे ये हो जाएगा, इससे ये प्रभाव पड़ेगा, और बाद में उसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो वही बात कही गई है कि यहाँ पर कहा गया है जब सरकार को राजस्व घाटा प्राप्त होता है तो इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार निर्बचत कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचतों का उपयोग अपने उपभोग संबंधी व्यय के कुछ हिस्सों को पूरा करने के लिए कर रही है। निर्बचत का मतलब ये है कि भाई जब राजस्व घाटे का मतलब क्या है कि हम व्यय ज़्यादा कर रहे हैं, राजस्व घाटे में यही तो है कि भाई हम व्यय ज़्यादा कर रहे हैं, आय इतनी हो नहीं रही है। तो यहाँ पर एक स्थिति ये दर्शा रहे हैं अर्थशास्त्री, इसका मतलब ये सरकार निर्बचत कर रही है, सरकार को सेविंग नहीं कर रही है, सरकार क्या कर रही है, अपने उद्योग धंधों में इन्वेस्ट कर रही है। यानी एक स्थिति में हम ये मान लेते हैं कि सरकार ये कर रही है, भाई सरकार बचत नहीं कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है केवल कहीं ना कहीं, कहाँ कर रही है अब वो सरकार को मालूम होगा। तो वही बात कही है, इस स्थिति में सरकार को न केवल अपने निवेश के लिए अपितु अपने उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण ग्रहण करना पड़ेगा, यानी ऋण ग्रहण बिल्कुल करना पड़ेगा जब राजस्व घाटा पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास प्राप्तियां हो नहीं रही हैं, राजस्व की प्राप्ति हो नहीं रही, घाटा पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऋण ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है, ऋण ग्रहण करने से क्या होगा, यहाँ पे कहा गया ऋणों और ब्याज दायित्वों का निर्माण होगा, सरकार को अंततोगत्वा क्या करना पड़ेगा, अपने व्यय में भी कटौती करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जब ऋणों का दायित्व बढ़ेगा तो क्या करेगा, सरकार को अपने व्यय में कटौती करनी पड़ेगी, यानी ऋण लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये सब स्थितियां बताई गई हैं कि भाई इससे क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप एंड में जो विकास की गति है वो धीमी हो जाएगी और कल्याण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बात सही है, जब हमारे यहाँ राजस्व घाटा बढ़ता चला जाएगा, दिनों दिन हम ऋण पर ऋणग्रस्त होते चले जाएंगे, तो हमारे यहाँ हमारा का कल्याण होगा नहीं होगा। तो वो स्थिति यहाँ पर बताई गई है, यहाँ लिखना नहीं है, केवल समझना है। अब देखिए आपने राजस्व घाटा पढ़ लिया, अब राजकोषीय घाटा पढ़ेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। देखिए राजकोषीय घाटे को हम यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। आपने शब्द सुना होगा द हिंदू में और इन सब में जो शब्द आता है कि भाई फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। पहली बात तो थोड़ा हिंदी में आती है, राजकोष जो अर्थ है, ये राजकोष जो वर्ड है सुना होगा आपने कि भाई राजकोष खाली कर दिए राजाओं ने, महाराजाओं ने युद्ध लड़ने के लिए, ये करने के लिए, ये सुना होगा। राजकोष का मतलब ये हो गया कि भाई सरकार के पास जो पैसा है, सरकार के पास जो धन है, जिसके जरिए सरकार जो है कहीं से उधार वगैरह जिसकी गारंटी देकर कहीं से उधार वगैरह खरीदती है, उधार वगैरह लेती है, तो वो राजकोष बोला जाता है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटे की माप कैसे होती है, राजकोष का मतलब ये हो गया कि हमारे संपूर्ण देश का जो कोष है, सरकार के पास जो कोष है वो राजकोष बोला जाता है।
ठीक है। तो राजकोषीय घाटा क्या है? सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। यानी राजकोषीय घाटे को यहाँ पे बताया गया है कि सरकार का जो कुल व्यय हो रहा है और जो सरकार ऋण ग्रहण कर रही है, ठीक है, इनको छोड़कर जो कुल प्राप्तियां हो रही हैं, इनका अंतर जो होता है उसे हम राजकोषीय घाटे के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे सकल राजकोषीय घाटा यानी ग्रॉस, इसे हम बोलते हैं, सकल का मतलब होता है पूरा। राजकोषीय घाटा कैसे निकाला जाता है? कुल व्यय कितना हो रहा है माइनस राजस्व की प्राप्तियां और गैर ऋण से सृजित पूंजीगत संपत्तियां। गैर ऋण से मतलब क्या है? गैर ऋण से मतलब ये है कि भाई बहुत सारी परिसंपत्तियां ऐसी होती हैं जहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं जिनका हमें प्रतिफल मिलता है, जो कि हमारे लिए ऋण के रूप में नहीं है। तो यहाँ पर मान लेते हैं जैसे सरकार ने किसी फर्म में, किसी कंपनी में, विदेशी कंपनी में, भारतीय कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, उससे प्रतिफल मिल रहा है, उससे कोई घाटा नहीं हो रहा है, तो वो गैर ऋण सृजित पूंजीगत संपत्तियों में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके निकलता है यहाँ पर सकल राजकोषीय घाटा यानी कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित जो है पूंजीगत प्राप्तियां, ये लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है, देखिए ये इसमें सेकंड सब पॉइंट आप लिख लेना। ठीक है, इसमें पहला ये लिख लिया होगा, अब इसी में ही ये सब पॉइंट है। देखिए यहाँ पर जो गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, ये ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो ऋण ग्रहण के अंतर्गत नहीं आती हैं, इसीलिए इससे ऋण में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो गैर ऋण की बात कही गई है, इनसे ऐसी प्राप्तियों को रखा गया है, इनसे हमारे ऋण में वृद्धि नहीं हो रही, सरकार के कर्ज में वृद्धि नहीं होगी। ऋण का अर्थ होता है कर्ज लेना। ठीक है, आप जानते होंगे, हिंदी के सभी अभ्यर्थी हैं यहाँ पर, हिंदी पढ़ी लिखी होगी अच्छे से, तो यहाँ पर ऋण का मतलब होता है कर्ज लेना। यानी कि हमारे पास जब गैर ऋण का मतलब ये हो गया, हमारे पास ऐसी संपत्तियां जिनसे हमें हमारा कर्ज में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से आते हैं? ऋणों की वसूली आ गई, यानी हमने जो ऋण वसूल किए, ठीक है, वो आ गए। सार्वजनिक उपक्रमों की जो बिक्री वगैरह से हमें प्राप्ति राशि हुई, वो हमारे गैर ऋण में आ गई। ठीक है, तो ऐसे करके ये राजकोषीय घाटा निकाला जाता है, सकल राजकोषीय घाटा करके। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक और तरीका बताया गया सकल राजकोषीय घाटा निकालने का। देखिए यहाँ पर एक स्थिति तो ये वाली हो गई, ठीक है, यानी कि हमने कुल व्यय में से अपनी राजस्व प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों के साथ गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां घटा दी, ऐसे करके निकाल गया। एक सकल राजकोषीय घाटा निकालने का एक तरीका हमने बताया कि निवल घरेलू ऋण ग्रहण। निवल का मतलब होता है नेट, यानी कि शुद्ध रूप से हमने कितना घरेलू ऋण ग्रहण किया है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण ग्रहण हमारा कितना है, ठीक है, प्लस विदेशों से ऋण ग्रहण कितना है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर सकल राजकोषीय घाटा निकालते हैं, यानी एक स्थिति से ऐसे करके सकल राजकोषीय घाटा निकालते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें 20 सब पॉइंट लिख लेना ए का, कि सकल राजकोषीय घाटा बराबर निवल घरेलू ऋण ग्रहण। ठीक है, यानी हमने कितना ऋण ग्रहण किया है, इसके अलावा हमने भारतीय रिजर्व बैंक से कितना ऋण लिया है भारत सरकार ने, ठीक है, या फिर विदेशों से कितना ऋण ग्रहण किया है, तो वो हमारा सकल राजकोषीय घाटा सब बन जाएगा ये। ठीक है, एक स्थिति यहाँ पर इन्होंने ये दर्शाई है। ठीक है, देखिए सब ये मानक है निकालने के। अब देखिए यहाँ पर वही बताई गई है कि निवल घरेलू ऋण ग्रहण के अंतर्गत ऋण उपकरणों जैसे विविध लघु बचत योजनाएं आ रही हैं। ठीक है, यानी कि निवल घरेलू ऋण ग्रहण का मतलब हो गया कि छोटी छोटी लघु बचत योजनाएं होती हैं, सरकार चलाती है, इनके माध्यम से जनता से जो ऋण प्राप्त करती है। ठीक है, और वैधानिक तरलता अनुपात के माध्यम से, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि सामुदायिक तरलता अनुपात। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो बैंक हैं, आरबीआई के अलावा जो भी बैंकें होती हैं, छोटी छोटी बैंकें होती हैं, कॉमर्शियल बैंकें होती हैं, आरबीआई जो बैंकों का बैंक है, तो ये बाद बाकी जो बैंकिंग होती हैं जिनसे जनता का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो इन्हें अपनी एक राशि जो है वो भारत सरकार के पास रखनी पड़ती है। रीज़न ये होता है कि भाई देखिए कभी कभी क्या है कि भाई बैंक डूब जाए या बैंक दिवालिया हो जाए, तो इस स्थिति में भारत सरकार और आपका आरबीआई के पास चूंकि सीआरआर रखा जाता है, इन कैश रिजर्व रेशियो किसके पास रखा जाता है, वो रखा जाता है यानी कि आरबीआई के पास, और एसएलआर रखा जाता है भारत सरकार के पास। ये बात पढ़ चुके हैं आप प्रीवियस अध्याय में, यानी पहले पूर्ववर्ती अध्याय में। ठीक है, तो इनके माध्यम से यहाँ बताया गया है, इनके माध्यम से, ठीक है, और यहाँ पर बताया गया अप्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त होते हैं, ये बताया गया है ऐसे करके। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई है, यहाँ पर बताई गई है कि ऐसे करके हमारा ये तैयार होता है, यानी कि कैसे हम निकालते हैं, यानी कि निवल ये हमारी ऋण ग्रहण हमारा इससे प्राप्त हो जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इन निवल ऋण ग्रहण के अंतर्गत ये चीज़ें, ये मानक आ जाते हैं। तो इसमें ये सी सब पॉइंट करके ये वाला पॉइंट पूरा लिख लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ये नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब आगे ये वाला हिस्सा हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पर ये वाला देखिए अलग अलग अजम्पशंस हैं, यहाँ पर 2 पैमाने आपने लिख लिए, यही काफ़ी है, ज़्यादा लिखना नहीं है हमें। अब देखते हैं प्राथमिक घाटा क्या होता है। आपने राजकोषीय घाटा देख लिया, अब प्राथमिक घाटा एक आता है, यानी थर्ड सब पॉइंट आपका जो है, यानी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा। अब प्राथमिक घाटा क्या है? अब देखिए प्राथमिक घाटे से अभिप्राय ये है कि वर्तमान जो राजकोषीय असंतुलन है,
राजकोषीय घाटे में क्या होता है कि कभी कभी एक्चुअल चीज़ें हमें पता नहीं चल पाती हैं, एक्चुअल घाटे का अनुमान नहीं लग पाता है, ठीक है। तो वो असंतुलन की स्थिति जो होती है वो प्राथमिक घाटे में गिनी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वर्तमान आय के राजस्व से अधिक होने के कारण होने वाले ऋण ग्रहण के आकलन के लिए हम प्राथमिक घाटे का परिकलन करते हैं। यानी वर्तमान व्यय के राजस्व से हमें क्या होता है, यानी वर्तमान खर्चा कर रहे हैं तो वर्तमान व्यय के राजस्व से अधिक होने के कारण, ठीक है, यानी कि वर्तमान व्यय हमारा ज़्यादा है राजस्व से, ठीक है, हम ऋण ग्रहण कर रहे हैं तो इनके आकलन के लिए हम जो प्राथमिक घाटे का परिकलन करते हैं। प्राथमिक घाटे का मतलब ये है कि हमारे पास मान ली 100 रुपये हैं और हम 150 रुपये खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा घाटा कितना हुआ, यानी कि हमारे पास 50 रुपये का घाटा हो रहा है, इसके लिए ऋण ग्रहण भी हम करना पड़ रहा है, तो इसे हम प्राथमिक घाटे के तौर पर रख रहे हैं। यानी हमने जो 50 रुपये का ऋण ग्रहण किसी से लिया है वो प्राथमिक घाटे के तौर पर रखा है हमने यहाँ पर। इस सरल भाषा में यह वह शेष है जो राजकोषीय घाटे से ब्याज अदायगी को घटाने पर प्राप्त होता है। यानी हमने राजकोषीय घाटे में जो ब्याज अदायगी निकाल दी तो उसके बाद हमें ये प्राप्त हो जाएगा, वो सकल प्राथमिक घाटा होगा। सकल प्राथमिक घाटा का मतलब यहाँ पर है सकल प्राथमिक घाटा इक्वल टू सकल राजकोषीय घाटा और माइनस निवल ब्याज दायित्व। निवल ब्याज दायित्व का मतलब ये है कि आपने कुछ जहाँ से ऋण लिया है उनको पैसा तो चुकाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है आपने सभी से ऋण ले लिया किसी का कर्ज नहीं चुकाओगे, कुछ ब्याज दरें होंगी जिसके तहत आपको जगह कर देना पड़ रहा होगा उनको, तो ऐसे करके सकल प्राथमिक घाटा निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना सकल प्राथमिक घाटा इक्वल टू सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज दायित्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे करके प्राथमिक घाटा आपका हो गया। अब अगली एक थ्योरी आती है राजकोषीय नीति। देखिए बेसिकली ये नीति पूरी है मैथमेटिकल रूप से चली है और मैथमेटिकल रूप से मैंने पहले भी आपसे कह दिया है कि मैथमेटिकल रूप से हमारे पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, तो मैथमेटिकल रूप से नहीं बताऊंगा मैं, केवल यहाँ पर कुछ चीज़ों पर प्रकाश डालूंगा। राजकोषीय नीति होती क्या है, जैसे आपने पता है जॉन मिनॉर्ड कीन्स की पुस्तक जो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, तो इनके विचारों पर आधारित है ये, ठीक है। इसमें ही इन्हें बताया गया है कि राजकोषीय नीति की बताई गई राजकोषीय नीति होती क्या है। इसमें बताया गया है इस प्रक्रिया में राजकोषीय नीति से एक आधिक्य जब कुल प्राप्तियां व्यय से अधिक होती हैं, ठीक है, अथवा एक संतुलित बजट जब व्यय प्राप्तियां बराबर हों के बजाय एक घाटे के बजट का सृजन होता है। तो ऐसे करके इन्होंने बताया गया है कि राजकोषीय नीति कैसे बनाई जाती है, हमें अपने देश का राजकोष कैसे संतुलित रखना है। तो यहाँ पर बताया गया है इनके जो मूल उद्देश्य बताए गए हैं, जैसे साम्य बना के रखना है, यानी एक बैलेंस बना के चलना है, स्थिरता लानी है, ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ जो ऋण है ऋण बढ़ता चला जाए, ठीक है, और हम प्राप्ति हमारे पास इतनी ज़्यादा होना, ठीक है, हमें समृद्धि को भी देखना है। तो ये राजकोषीय नीति के कुछ तत्व माने जाते हैं जिनके तहत हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ मान लीजिए राजकोष में हमारे यहाँ लगातार घाटा हो रहा है या फिर हम भी लगातार कर्ज चढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यानी राजकोष में कर्ज चढ़ने का मतलब ये भारत की जनता भी ऋणग्रस्त हो रही है, ठीक है, क्योंकि भारत की जनता का सीधा जो यहाँ पर कंसर्न होता है भारत सरकार से ही होता है। यानी हमारे जब राजकोष में हमारे यहाँ लगातार ऋण बढ़ता जाएगा, कर्ज बढ़ता जाएगा, इसका मतलब ये हो गया भारत का नागरिक भी यहाँ पे कर्ज से डूबता जाएगा। तो ऐसे करके ये नीति पूरी दर्शाई गई है कि हमें ये इस तरह से साम्य बना के रखना है, समृद्धि बना के रखना है, स्थिरता बना के रखनी है। ये राजकोषीय नीति के कुछ मूल तत्व रखे गए हैं, ठीक है, 3 मूल उद्देश्य रखे गए हैं, तो ये इस पर बताया गया है पूरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राजकोषीय नीति हेडिंग डाल लेना, ठीक है, राजकोषीय नीति ये डाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहली लाइन तो ये लिख लेना है ये वाली, और इसमें ये सेकंड सब पॉइंट ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना। अब इसके जो मूल तथ्यों में यहाँ पर लिख लेना राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्य। 3 मूल उद्देश्य कौन कौन से हैं, साम्य, समृद्धि और स्थिरता, ये लिख लेना। ऐसे करके आपका राजकोषीय नीति वाला स्थिर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं ऋण, यानी ऋण का मतलब सीधे सीधा कर्ज। कर्ज क्या है ये, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बजटी घाटे के लिए वित्त पोषण या तो करारोपण या ऋण यानी कर्ज लेकर या फिर नोट छापकर किया जाना चाहिए। यहाँ पर एक स्थिति बताई गई है कि हमारे पास बजट में अगर लगातार घाटा हो रहा है तो हम उसके लिए क्या करें, उसके लिए हमारे पास अगर धन अर्जित करना है तो या तो हम करारोपण कर दें यानी टैक्सेशन यानी अतिरिक्त टैक्स लगा दें, ठीक है, या फिर कर्ज ले लें हम, दूसरी स्थिति ये है, या फिर नोट छाप कर करें, यानी हमने अपने थोड़े जो है नोटों की मात्रा जो है मुद्रा की जो है प्रभाव हमने और बढ़ा दिया है, उसके जरिए हम थोड़ा धन अर्जित कर लें, ऐसे करके बजटी घाटे को कंप्लीट कर लें। तो वो 3 स्थितियाँ बताई गई हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दें अपने बजटी घाटे को कंप्लीट करने के लिए, या फिर कहीं से कर्ज ले लें, या फिर नए नोट छाप दें, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो बजटी घाटा यानी ऋण एक तरह से कर्ज के बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला पॉइंट आप ये लिख लेना कि बजटी घाटे के लिए वित्त पोषण या तो ऐसे करके में करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सरकार क्या करती है, बजटी घाटे को पूरा करने के लिए हमेशा सरकारी ऋण पर निर्भर रहती है, ऋण ग्रहण पर आश्रित रहती है। यानी सरकार ये 2 पहलू जो हैं करारोपण और नोट छापकर ये बहुत कम यूज करती है,
ठीक है। वो क्या करती है, वो ऋण लेती है, कहीं ना कहीं से कर्ज लेती है। कर्ज कैसे लेती है, आपने सुना होगा जो बॉन्ड्स यानी बंद पत्र वगैरह सुने होंगे कि जैसे आपसे बंद पत्र, जैसे आपसे कर्ज लेना है, यानी हम भारत के किसी नागरिक से कर्ज लेना है, भारत के नागरिक से कर्ज कैसे लिया जाता है वो बता दे रहा हूँ, सिंपल सी प्रोसेस। जैसे आपको आपके सामने कुछ योजनाएं लाई जाती हैं कि भाई आप 5 साल के लिए इसमें ये बंद पत्र खरीद लीजिए, आपको 4% की दर से इतना पैसा मिल जाएगा, 5 साल बाद 5% की दर से आपको इतना फायदा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा। आप क्या करते हैं कि भाई वो बंद पत्र, मान लीजिए 1 लाख रुपए के बंद पत्र अभी खरीद लिए, यानी वर्तमान में आपने 1 लाख रुपए बंद पत्र खरीद लिए, 5 साल बाद वो 1.25 लाख के फिर से वापस हो जाएंगे, यानी आपको 25,000 रुपये का लाभ मिल जाएगा। तो आप क्या करते हैं, ये बंद पत्र खरीद लेते हैं। बंद पत्र का मतलब ये होता है कि आप सरकार को कहीं ना कहीं कर्ज दे रहे हैं, ठीक है, और 5 साल बाद सरकार एक निश्चित वादा कर रही है आपसे कि भाई हम आपको इतनी दर से इतने रुपए वापस कर देंगे। अब इससे दोनों काम हो रहे हैं, यानी एक तो आपका धन सुरक्षित है, धन सुरक्षित होने के साथ साथ आपको आपके धन पर ब्याज भी मिल जा रहा है, और सरकार की तत्काल मांग भी पूरी हो रही है। तो सरकार इस बंद पत्र के मामले यानी बंद पत्र के माध्यम से ऋण जो है इकट्ठा करती है, जो जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, सरकार क्या कहती है, प्राय ऋण घर पर आश्रित रहती है, जैसे हम सरकारी ऋण कहते हैं। यहाँ पे पहला सब पॉइंट ये लिख लेना है, बजटी घाटे को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, ऋण लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए घाटे जो है हमारा बजटी घाटा है, घाटे को हम जो है प्रवाह रूप में माना जाता है। प्रवाह का मतलब ये होता है कि भाई घाटा अगर बढ़ रहा है तो हमारे ऋण ग्रेड में वृद्धि होती जाएगी। यानी मान लीजिए हमारे पास इस साल 100 रुपये का घाटा हुआ, तो 100 रुपये की पूर्ति के लिए हम कहीं ना कहीं से ऋण लेंगे 100 रुपये का, ठीक है। और मान लीजिए अगली साल भी हमें 100 रुपये का घाटा हो गया, तो ऐसे करके क्या हुआ कि हमने 100 रुपये का फिर से ऋण ले लिया, यानी कि अब हमारे पास ऋण ग्रेड कितना हो गया, 200 हो गया। यानी कि हमारे पास जो ऋण ग्रेड है, ऋण स्टॉक में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो प्रवाह के रूप में दिखाया गया है कि भाई घाटा जो है, घाटे के जो है यहाँ पर एक प्रवाह के रूप में जाना जाता है। इससे क्या होता है, ऋण के स्टॉक में वृद्धि होती है, यानी कि जैसे जैसे घाटा बढ़ता जाता है आप ऋण लेंगे, वैसे वैसे करके आपके ऊपर ऋण स्टॉक में वृद्धि होती है। ऋण स्टॉक का मतलब ये है कि कर्ज में वृद्धि होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि मान लीजिए सरकार का ऋण ग्रहण से यानी यदि ऋण ग्रहण 1 वर्ष के बाद दूसरे वर्ष भी जारी रहता है तो इससे ऋण संचय होता है और सरकार को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए सरकार अभी और ज़्यादा ऋण ग्रहण करेगी तो क्या करेगा, यानी कि सरकार को और ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके सरकार में यानी कि ऋण स्टॉक में वृद्धि होती चली जाएगी। ये यहाँ पर स्थिति बताई गई ऋण के बारे में। ऋण क्यों लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है बजटी घाटे को संतुलित करने के लिए ऋण लेना पड़ता है, ठीक है। यानी कर्ज कब लेना पड़ता है, जब हमारे बजटी घाटा हो रहा हो, बजट में हमने कोई चीज़ अजम्पशंस लगाई है कि भाई इससे में लाभ होगा, लाभ ना होकर हानि हो रही है हमारी, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। ये स्थितियां ऋण ग्रहण की बताई गई हैं यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली वैसे ऋण का टॉपिक तो आपका यहीं पे एंड हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे जो बताई गई हैं वो अजम्पशंस बताई गई हैं, अनुमान बताए गए हैं कि भाई ये अनुमान ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अजम्पशंस है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की अवधारणा में अजम्पशंस का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पर वही अजम्पशंस बताए गए हैं। जैसे एक पहला अजम्पशंस है यहाँ पर सरकारी ऋण की समुचित मात्रा का परिपेक्ष। यहाँ पर 2 पहलू रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 पहलू कौन कौन से रखे गए हैं, क्या सरकारी ऋण एक बोझ होता है, और द्वितीय ऋण के लिए वित्तीय संबंधी विचार रखे गए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वही बात बताई गई है कि भाई जो व्यापारी ऋण लेते हैं, व्यापारी ऋण के जैसे लेते हैं, उसकी तरह सरकार का ऋण जो होता है वो अलग तरीके का होता है। यानी व्यापारी के कर्ज लेने की तरीका एक अलग है, सरकार के कर्ज लेने का तरीका एक अलग है, ठीक है। यानी यहाँ पर वही बात कही गई, किसी व्यापारी के विपरीत सरकार करारोपण के द्वारा और नोट छापकर संसाधनों में वृद्धि कर सकती है। सरकार के पास ये भी ऑप्शन है, ठीक है, जबकि व्यापारी के पास ऐसा ऑप्शन होता नहीं है। व्यापारी कर थोड़ी नहीं लगा सकता है, व्यापारी तो कर्ज और लेगा। अब यहाँ पर ऋण ग्रहण के बारे में बताया गया है कि ऋण ग्रहण होता क्या है। ऋण ग्रहण सरकार के उपभोग का बोझ कम करने के लिए ये क्या करते हैं, अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। यानी कि ऋण ग्रहण क्यों करती है सरकार, मान लीजिए अभी जैसे वर्तमान में कोई गवर्नमेंट है, 2020 में किसी गवर्नमेंट का मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। अब वो क्या करती है, भविष्य की यानी अपनी वर्तमान जरूरतें पूरी करने के लिए अभी मान लेते हैं एक अच्छा खासा ऋण उघार लेती है, एक अच्छा खासा ऋण जनता से इकट्ठा कर लेती है, बंद पत्र के जरिए अच्छा सा ऋण, मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण जो है यहाँ पर इकट्ठा कर लेती है, जनता से 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण जो है इकट्ठा कर लेती है, ठीक है। और वादा कर देती है 5 साल बाद आप लो है 1 लाख करोड़ का हमसे 1.5 लाख करोड़ रुपए वापस ले लेना, ठीक है। अब बाय द वे सरकार अभी तो अपनी वर्तमान जरूरतें अच्छे से पूरी कर ले जा रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और जब 5 साल पूरे होंगे, भाई जो और सरकार जो आएगी सत्ता में उसे ये
चुकाना पड़ेगा पैसा। तो ये क्या होगा, ये सरकार पर कहीं ना कहीं बोझ है, यानी जनता पर अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में जैसे जैसे चुकाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं इसे टैक्स भी लगाना पड़ेगा, इसे चुकाने के लिए जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। तो वो स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। ठीक है, यानी सरकार अगर सरकारी ऋण का समुचित मात्रा में प्रयोग करे तो ऐसी स्थिति क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, ऋण ग्रहण कर सरकार उपभोग का बोझ कम करने के लिए अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देती है, क्योंकि सरकार आज बंद पत्र जारी कर जनता से जो ऋण ग्रहण करती है उसका भुगतान लगभग 20 वर्ष बाद करके वृद्धि करके कर सकती है। ठीक है, यानी कि वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि मान लेते हैं कि भाई अभी हम उनसे ले लेते हैं पैसे और 20 साल बाद वादा कर देते हैं, तो अभी की जरूरत तो पूरी हो गई, लेकिन 20 साल बाद जब हम चुकता करेंगे पैसा उन्हें तो कहाँ से लाएंगे, इकट्ठा कहाँ से करेंगे, जनता से ही इकट्ठा करेंगे, हम जनता पर ही टैक्स लगाएंगे बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ऐसे करके 20 साल बाद जो जनता पर वो बोझ बढ़ जाएगा। एक एजम्पशन यहाँ पर ये दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एजम्पशन से मैं लिखवाऊंगा नहीं। अगली है कि जब सरकार कर में कटौती करती है और घाटे का बजट बनाती है तो उपभोक्ता अधिक व्यय करके कर से बचने वाली आय का इस्तेमाल करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार ऐसा करती है कि भाई कर में कटौती कर दी, यानी कर हम कम लेंगे, ठीक है, और घाटे का बजट बना दिया हमने मान लिया कि भाई हम अपने बजट में थोड़ा घाटा रख रहे हैं, लेकिन कर हम कम लेंगे, यानी कर हम इसलिए कम लेंगे ताकि प्रभावमान बना रहे, जनता ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों का उपभोग करे। ठीक है, तो ऐसे में स्थिति में क्या होगा कि भाई जनता ज़्यादा से ज़्यादा अपना व्यय करेगी। ठीक है, और कर से बचने वाली आय का इस्तेमाल करेगी। कर से बचने वाली आय का मतलब ये है कि भाई आपको पता होगा आपकी कि हमारे यहाँ जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है जो कर का टैक्स का रेशियो है बढ़ता जाता है, और ऐसे में जब हमारे यहाँ टैक्स कम होगा तो क्या करेंगे, ज़्यादा इनकम वाला भी कहेगा कि भाई हमें खर्च कर देना चाहिए, पैसा खर्च कर देंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। तो यानी कि संभव ये है कि लोग अल्पदृष्टा हों, यानी भविष्य के बारे में ना सोच रहे हों। ठीक है, यानी वे नहीं समझ सकते हैं कि भविष्य में किसी समय सरकार को ऋण और संचित ब्याज का भुगतान करने के लिए करों में वृद्धि करनी पड़ेगी, तो ऐसा कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो मतलब ये तर्क तमाम दिए गए हैं, तर्क कुतर्क इसमें चले गए हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि स्थिति यहाँ पर ही है कि समुचित मात्रा में सरकार प्रबंध ये कर रही है कि अभी आपसे बंद पत्र ले लेती है, 20 साल वादा कर रही है, तो वादा करने के लिए उसे पैसा उठाना पड़ेगा, जनता से उठाना पड़ेगा। जनता तो मजे मजे में भी करती जा रही है। ठीक है, दूसरी बात स्थिति यहाँ पे दर्शाई गई है कि मान लीजिए सरकार वर्तमान करों में कटौती कर देती है, तो करों में कटौती होने से जनता जो है यानी सरकार के ऊपर बजट का घाटा तो बढ़ रहा है, लेकिन जनता क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदेगी अभी, और जनता को लगेगा कि नहीं हम तो बहुत सस्ते में चल रहे हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में अल्पदृष्टा जनता हो, आने वाले दिनों में जनता क्या करे, सरकार जनता पर अधिक टैक्स लगा दे, तो टैक्स लगाने से किसका घाटा होगा, जनता का होगा। ठीक है, यानी करों में वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी यहीं यहाँ पे वही वाली लाइन यहाँ पे दोहराई गई है। ठीक है, दूसरी स्थिति बताई गई है दूरदर्शी हो अग्रदर्शी हो। अग्रदर्शी का मतलब ये है कि भाई जनता ऐसी हो कि जनता मान लीजिए बजट में घाटा हो रहा हो तो उस समय जनता क्या करे, ऋण लेने से जो है बचे। ये देखिए भाई अभी अगर कर्ज ले लेंगे तो भविष्य में बहुत ज़्यादा हमें कर्ज की दरें चुकानी पड़ेंगी, तो ऋण लेने से बचे। ठीक है, तो सेविंग स्टार्ट कर दें, यानी हमारे पास जो कुछ है हम उसकी सेविंग स्टार्ट कर दें। जैसे अभी आपने कोरोना पैंडेमिक के दौरान देख रहे होंगे, यानी लोगों के पास जो पैसा था लोगों ने उसे व्यर्थ में खर्च करना बंद कर दिया और उसे सेव कर लिया। सेव इसलिए कर दिया, हो सकता है भाई हमारी कमाई जो है, कमाई का जरिया हमारा बन ना पाए, या हम कमा ना पाएँ, या फिर हमारा रोजगार छिन जाए हमसे। उस स्थिति में सरकार ने मतलब जनता ने क्या किया, पैसा सेव कर लिया। जनता के पैसा सेव करने से क्या हुआ कि जो प्रवाहता थी, यानी कि जो जहाँ लिक्विडिटी थी मार्केट में, पैसे का जो गति थी, प्रभावमान गति थी, वो रुक गई। ठीक है, तो फिर मजबूरी में सरकार ने, आपने देखा होगा, शराब की दुकानें खुलवाई और दुकानें खुलवाई। क्यों खुलवाई, क्योंकि जो सरकार जो देख रही थी पैसे का जो साइकिल रुक गया है, यानी लोगों के पास पैसा जो जमा का जमा रह गया है, लोग खर्च करना ही नहीं चाह रहे हैं। अब लोग खर्च नहीं करेंगे तो भाई टैक्स कहाँ से आएगा, टैक्स नहीं होगा तो सरकार को बचत कहाँ से होगी। तो ऐसे करके सरकार ने क्या किया, सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से मिलता है, शराब से मिलता है, शराब और पेट्रोलियम से मिलता है। सरकार ने शराब की दुकानें खुलवाई। शराब की दुकानें खुलवाने से क्या हुआ कि भाई पियक्कड़ लोग जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई। ठीक है, सरकार को थोड़ा लाभ हुआ। तो वो स्थिति यहाँ पे दर्शाई गई है कि भाई मान लेते हैं कि भाई एक अर्थशास्त्र में लोग बचत ही बचत करने लगे, खर्च करें ही ना, तो क्या होगा, तो ये होगा कि भाई सरकार गड्ढे में चली जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो कारक हैं सरकार इन्हें संतुलित रखने का प्रयास करती है। ये सब देखिए अजम्पशंस हैं, यानी कि एक अनुमान है, माना गया है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, और इनके अनुरूप अर्थशास्त्री अपने अपने सुझाव देते हैं और इन्हें बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं। सीधे सीधे अर्थों में आप समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर वही यहाँ पे बताया गया है कि पुनः उपभोक्ता आने वाली पीढ़ी के बारे में भी चिंतित रहते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां वर्तमान पीढ़ी के ही बच्चे होते हैं, नाती पोते होते हैं, और परिवार जो इस संबंध में निर्णय लेने वाली इकाई है हमेशा विद्यमान रहता है, परिवार हमेशा रहता है। यानी अब कहा गया है कि वे अपनी बचत में वृद्धि करेंगे,
जिससे क्या होगा, सरकार की निर्बचत में वृद्धि पूर्ण रूप से प्रति संतुलित हो जाएगी और इससे राष्ट्रीय बचत पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे स्थिति दिखाई गई है कि भाई मान लीजिए लोग बचत करने लगे, तो लोग बचत करने लगेंगे तो क्या होगा, सरकार की बचत में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा, सरकार की जो ये स्थिर बनी रहेगी। तो यहाँ पर कहा गया है इस चीज को रिकार्डो समतुल्यता के नाम से जाना गया है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा नोट करके इसे लिख लेना, रिकार्डो समतुल्यता होती क्या है। देखिए रिकार्डो जो थे वो 19वीं शताब्दी के एक महान अर्थशास्त्री थे और इन्होंने सबसे पहले कहा था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अचित जो है बहुत ज़्यादा बचत करते हैं, यानी जब ज़्यादा घाटा होता है तो लोग बहुत ज़्यादा बचत करते हैं। जैसा कि मैंने कोरोना पैंडेमिक का एग्जाम्पल दिया, क्यों बचत करते हैं कि लोगों को संशय होने लगता है, डाउट होने लगता है कि ऐसा कहीं ऐसा ना हो भविष्य में हम जिंदा रह पाएं या न रह पाएं। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, इसे समतुल्यता कहते हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि करारोपण और ऋण ग्रहण व्यय के लिए समतुल्य वित्त साधन है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कर लग जाता है या जो है ऋण ग्रहण व्यय में करना है, इसके लिए हमारे पास एक बैलेंस में जो है वित्त साधन है। बैलेंस का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई स्थिति आ गई, यहाँ पे हम ऋण ग्रहण को छोड़ देते हैं कि भाई हमें अनाज खरीदना पड़ा या फिर हमें दवाइयाँ खरीदनी पड़ी, तो हमारे पास कुछ बचत का कुछ साधन है, इसलिए इसे रिकॉर्डो जो है यानी समतुल्यता के नाम से इसे जाना जाता है। इन्होंने ऐसा एजम्पशंस दिया था 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो स्थिति ये बताई गई है। अब देखिए ये सब चीज़ें छोड़िए, अब घाटे और ऋण के अन्य परिप्रेक्ष्य बताए गए हैं कि भाई घाटा के अन्य परिप्रेक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं। देखिए ये सब अजम्पशंस हैं, क्योंकि इनके बारे में मैं जो है यहाँ पर इनका लिंक शेयर कर दूंगा। देखिए आपको फिर मैं बता दूं, मैं टेलीग्राम पर ये पूरी पुस्तक जो है, ये पूरी पुस्तक मैं शेयर कर दूंगा आज। ठीक है, और टेलीग्राम पर जाकर आप इस पुस्तक से पूरा ये पढ़ लेना। ठीक है, मैंने चीज़ें अंडरलाइन कर दी हैं। अब देखिए ये पूरी अजम्पशंस हैं, लिखवाने से इन्हें कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इन्हें लिखवाऊंगा नहीं। टेलीग्राम का लिंक जिन्हें नहीं पता हो तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, स्टडी विद मयंक 1। ठीक है, इसमें स्पेस नहीं देना है, स्टडी विद मयंक 1 के नाम से है। इसे पूरा टाइप करेंगे और आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी PDF मिल जाएगी। तो मैं ये स्किप करवा रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इन सब में वही बताया गया है, वही सब चीज़ें कि भाई ये हो सकता है, ये अजम्पशंस हो सकती है कि भाई ये कैसे घाटे में कटौती कैसे करें, ये कैसे करें, एक अजम्पशंस बताई गई हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी अजम्पशंस बताई गई हैं। एक यहाँ पर बताया गया है योजना आयोग के बारे में बताया गया है, घाटे में कटौती के रूप में यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। जैसे बताया गया है योजना आयोग के बारे में, ठीक है, कि करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती में सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। यानी करों में वृद्धि करके या व्यय में कटौती करके हम क्या कर सकते हैं, सरकारी घाटे में कटौती कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम क्या कर दें, कर बढ़ा दें, तो कर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, सरकार को लाभ ज़्यादा होगा। ठीक है, या फिर अपना खर्चा कम कर लें तो हमारा लाभ होगा। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे कहा गया है सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री अथवा माध्यम से प्राप्तियों में बढ़ोतरी करने का भी एक प्रयास किया गया है। सरकार एक प्रयास करती है, यानी सरकार एक तो राजस्व वृद्धि करने का प्रयास करती है और वहीं सार्वजनिक उपक्रमों वगैरह में इनकी बिक्री वगैरह करती है, यानी पब्लिक सेक्टर वगैरह के शेयर वगैरह बेचती है, इससे इन्हें प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, एक योजना आयोग का अध्ययन यहाँ पे बताया गया है कि योजना आयोग का एक अध्ययन किया गया है और इस अध्ययन में एक आंकलन किया गया है कि गरीबों तक 1 रुपये का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार खाद्य उत्पादन के रूप में 3.65 रुपये व्यय करती है। ठीक है, तो ये क्यों करती है कि भाई लोगों के इसका कल्याण हो। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरकार का दायित्व ये बनता है कि कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ चढ़कर उनमें हिस्सा ले। अच्छा, कल्याण नहीं होगा जनता का तो यकीन मानिए एक जनता का जो प्रभाव माने अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, कोरोना पैंडेमिक के दौरान तमाम अर्थशास्त्री सरकार को सुझाव ये दे रहे हैं कि हमारा अर्थशास्त्र जो है, हमें यहाँ पर अर्थव्यवस्था का संचालन अगर करना है तो डायरेक्ट मजदूरों के खाते में या फिर जो एक वर्ग है जिसकी आमदनी मान लेते हैं 1 लाख रुपए से कम है, उनके खातों में डायरेक्ट 5,000 या 4,000 रुपए डाले जाएं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भाई जो मार्केट में अभी जो प्रभाव बिल्कुल रुक गया है, साइकिल बिल्कुल रुक गया है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का, वो प्रभाव फिर से बन जाए। और प्रभाव जब बनेगा, ये सर्कुलर उस चीज़ का बन जाएगा तो क्या होगा, सरकार को कर प्राप्त होंगे। कर प्राप्त होंगे तो क्या होगा कि सरकार ने अभी जो इन्वेस्ट के रूप में जो पैसा किया है, यानी इन्वेस्ट मान सकते हैं इसे, यानी आप जो गरीबों के खाते में 4,000 5,000 रुपये डाल रहे हो, इन्वेस्ट मान सकते हैं। इससे ये होगा कि भाई जो लोगों के पास पैसा पूरा जमा है, मान लीजिए कुछ लोगों के पास 5,000 रुपये हैं जो आपने खाते में डाले, कुछ लोगों के पास करोड़ों रुपए जमा है, तो वो इस बहाने से खर्च करने लगेंगे। खर्च जब करेंगे तो सरकार को कुछ ना कुछ लाभ होगा, तो ऐसे करके अर्थव्यवस्था की गति बन जाएगी। तो इसलिए अर्थशास्त्री ऐसे सुझाव भी दे रहे हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें क्या अनुमान होती हैं, अजम्पशंस होती हैं। ठीक है, कुछ अजम्पशंस सरकार मानती है, कुछ अजम्पशंस सरकार नहीं मानती है। ठीक है, तो वो स्थितियां यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में अमंदी का मतलब मंदी नहीं है और सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट देखने को मिलती है, तो इसका ये भी कारण होता है कि फर्म और परिवार की आय कम होती है और
वे कम कर अदा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीडीपी का मतलब ये नहीं होता है कि भाई पूरा देश कमा रहा है। मैंने फिर से आपको बताया था, जीडीपी का मतलब ये है कि भाई, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि देश की 40-50 फर्में ही पूरे देश का जीडीपी हैंडल करने में सक्षम है। आप पूरे भारत की जनता की जरूरत नहीं है, 40-50 फर्मों के पास ही इतना पैसा है कि पूरी जीडीपी संभाल लेती हैं। लेकिन ये यहाँ पर हमारी आर्थिक वृद्धि का सूचक नहीं माना जाता है। यानी हमारे यहाँ एक हिस्ट्री बताई गई है कि हमारे देश में मंदी भी नहीं आई है और हमारा जीडीपी डाउन हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में ये हो सकता है कि भाई कि फर्म और परिवार की आय कम है, आय कम होगी तो कर भी नहीं कम होगा, ठीक है, और वे कम कर अदा कर रहे हैं, तो ऐसे करके जीडीपी में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो इसे नोट 2 करके आप यहाँ पर लिख लेना। और देखिए ये सब अजम्पशंस हैं, मैंने फिर से बताया ये अनुमान है, ये कोई अवधारणाएं नहीं है। बेस यानी ये आप कह सकते हैं अवधारणाएं नहीं है, अनुमान बताए गए हैं कि भाई ये अनुमान है कि भाई इससे ये हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा अभी जो अर्थशास्त्री अपना अपना अनुमान बता रहे हैं, यानी गवर्नमेंट को सुझाव दे रहे हैं कि भाई ये ऐसा करिए, ऐसा करिए, इससे ये होगा, इससे ये होगा। अनुमान लगाए जाते हैं कि भाई ये अनुमान करने से, और सरकार इन सब अनुमानों को देखते हुए कुछ अपने डिसीजन लेती है, अपना पैनल के जरिए डिसीजन लेती है कि हमें क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यही डिसीजन के तहत आपने देखा होगा सरकार ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले लिकर शॉप यानी शराब की दुकानें सबसे पहले खुलवाई। क्यों खुलवाई शराब की दुकानें? क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति इसी से होती है, शराब से होती है, ठीक है। क्योंकि सरकार इस पर लगभग 200 से 300% जो है टैक्स लगाती है, ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाती है, तो सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति सरकार को शराब से ही होती है। और सरकार को यही मालूम है कि भारत की लगभग 1/3 जनता जो चक्कड़ है पीने वाली है, तो पिएगी, ठीक है। ऐसे करके जब पिएगी तो अपने पास जो संचित धन है, जो उसने आपदा को देखते हुए पैसे को ब्लॉक कर लिया था, सेविंग कर ली थी, भाई हम खर्च नहीं करेंगे, भविष्य को देख के खर्च करेंगे, उसे खर्च करना पड़ेगा। अब उसने जब खर्च किया सरकार को फायदा हुआ। अब आप एक अनुमान लगा लीजिए, जिस दिन पहले दिन यूपी में सब शराब बिकी, ठीक है, लॉकडाउन के दौरान, कोरोना लॉकडाउन के दौरान जब शराब बिकी, तो पहले दिन का राजस्व लगभग हमारा यानी जो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण की रिपोर्ट थी, लगभग 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो गया पहले दिन में। ये यूपी सरकार को, यानी एक उत्तर प्रदेश सरकार को 300 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राष्ट्रीय दैनिक जागरण का जो है अगले दिन का प्रश्न बता रहा था। इतना फायदा एक राज्य को हुआ, और सभी राज्यों में जब खोला गया शराब का, तो देख सकते हैं कि किस जो है हद तक फायदा हुआ होगा, ठीक है। वो निर्भर करता है शराब पर टैक्स कितना रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन आपके सामने कुछ अधिनियम वगैरह हैं, वो हम देखेंगे। यहाँ पर एक तो बताया गया है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम सन 2003 में लाया गया था। ये क्यों लाया गया था? ये लाया गया इसलिए गया था कि हमें राजकोष को बैलेंस में करने के लिए, राजकोष को हमें संतुलित करने के लिए अधिनियम बनाते हैं, जिसमें कुछ हम चीजें रखते हैं, जिसके जरिए हम राजकोष में ऋण संबंधी प्रावधान वगैरह हैं, ठीक है, उन पर प्रभावकारी रूप से विचार कर सकें। इसलिए ये राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लेना, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम सन 2003। देखिए फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो 2003 है, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, यानी इसके जरिए जो है वित्तीय सुधार और विवेकपूर्ण वित्तीय नीति का अनुसरण करने के लिए एक संस्थागत ढांचे के माध्यम से सरकार को बाधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये साबित हुआ, ठीक है। सरकार को बाधित करने का मतलब ये है कि सरकार के कुछ ऐसे सुझाव होते हैं, सरकार की कुछ ऐसी कार्यकारी नीतियां होती हैं जो कि आर्थिक ढांचे को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा, ठीक है। अब देखिए इसमें वही बात कही गई है कि भाई मौद्रिक नीति के राजकोषीय बाधा को दूर करते हुए घाटे तथा ऋण ग्रहण को सीमित करते हुए प्रभावकारी ऋण प्रबंध हो। यानी इसका टारगेट क्या था कि मौद्रिक नीति जो है हमारी, उसमें जो राजकोषीय बाधा है, राजकोषीय बाधा मतलब ये हमारे राजकोष में कमी आ रही है, घाटा बढ़ रहा है लगातार, हम ऋण ग्रहण लगातार लेते जा रहे हैं, तो ऋण ग्रहण को हम कम करें, ठीक है, एक प्रभावकारी रूप से ऋण प्रबंध करें, ठीक है। तो इस सब के बारे में, यानी इस सब चीज़ों को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए ये आपका राजकोषीय उत्तरदायित्व बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2003 लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना, इसी में पहला सब पॉइंट तो आप ये लिख लेना, ठीक है। दूसरा ये वाला लिख लेना, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यानी इसको अधिनियमित, यानी अधिनियम जुलाई कब से प्रभावी हुआ है, जुलाई सन 2004 से प्रभावी हुआ है। मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं इसकी, यानी हेडिंग डाल लेना मुख्य विशेषताएं। पहली विशेषता इसकी यह है कि यह अधिनियम केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटा में सकल घरेलू उत्पाद के जीडीपी के 3% तक और कमी करने के समुचित उपाय करने का आदेश देता है, ठीक है। यानी ये कहता है भाई कि भाई जीडीपी के जो 3% तक जो कमी कर सकते हैं हम राजकोषीय घाटा में, ठीक है, इसके उपाय का ये करने का आदेश देता है, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट तो इसमें लिख लेना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए चुनिंदा पॉइंट है 2-4, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ। सेकंड पॉइंट यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है कि इससे क्या है, इसमें प्रत्येक वर्ष के जीडीपी,
ठीक है। इसका 0.3% राजकोषीय घाटा में कटौती और 0.5% राजस्व घाटे में कटौती की आवश्यकता इसमें बतलाई गई है। यानी इसमें कहा गया है कि जीडीपी का 0.3% तो राजकोषीय घाटा में कटौती के रूप में निकाल दिया जाए और 0.5% राजस्व घाटे में कटौती की इसमें आवश्यकता इस अधिनियम के तहत बतलाई गई है। ये लिख लेना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर बात यहाँ पे कुछ कही गई है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम खर्च करना ही पड़ेगा, हमें न चाहते हुए भी जिन्हें कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ऐसा है, प्राकृतिक आपदा ऐसी है कि भाई ये ना चाहते हुए भी इन पर सरकार को अपना फोकस रखना पड़ेगा, इनमें कटौती नहीं की जा सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे आसपास की सीमाएं जो हैं, पाकिस्तान एक बहुत शैतान देश है, चाइना उससे भी बड़ा शैतान है, ठीक है। तो इन जैसे शैतानियों से बचने के लिए, इन जैसे शैतानों से बचने के लिए हमें राष्ट्रीय सुरक्षा में हम समझौता नहीं कर सकते, यानी इस पर तो हमें फोकस करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही है, निर्धारित लक्ष्य से अधिक वास्तविक घाटे में बढ़ोतरी केवल, यानी हम जब निर्धारित लक्ष्य जो हमने रखा है और हमारी वास्तविक घाटे में हम बढ़ोतरी केवल किन के लिए कर सकते हैं, केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राकृतिक आपदा के आधार पर अथवा अन्य किसी आपदाएं स्थितियां जिसे केंद्र सरकार निर्दिष्ट करती है के आधार पर ही की जा सकती है। यानी कि हमने यहाँ पर एक तय सीमा जो तय की है, यानी कि भाई हम बजट में यहाँ पे इसका लक्ष्य क्या रखा गया, लक्ष्य तो इसका यही है कि भाई हमें रड़-घड़ ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन जब हमारे सामने ऐसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति का मतलब ये है कि हमारे सामने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, प्राकृतिक आपदा का मुद्दा हो, तो हम वहाँ पर अपना रड़-घड़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये बात यहाँ पर कही गई है थर्ड पॉइंट में, ठीक है। तो ये लिख लेना आप। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगली बात यहाँ पर कही गई है कि केंद्र सरकार आरबीआई के से नगद प्राप्तियों के ऊपर नगद प्रतिपूर्तियों के अस्थायी आदेश की पूर्ति के लिए अग्रिम के अलावा अन्य किसी प्रकार के ऋण ग्रहण नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर आरबीआई से ऋण की बात कही गई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है चौथे पॉइंट में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई से जो नगद प्राप्तियों के ऊपर जो प्रतिपूर्तियाँ होती हैं, नगद प्राप्तियाँ जो है इनके ऊपर जो सेस वगैरह मिलता है शुल्क के रूप में प्राप्त जो होती हैं, ठीक है, इनके अस्थायी आदेश की पूर्ति के लिए, जो इनके अस्थायी आदेश की पूर्ति के लिए या अग्रिम के अलावा अन्य प्रकार की ऋण नहीं करेगा। अन्य प्रकार के मतलब ये है कि किसी अन्य जैसे प्राइवेट फर्म वगैरह से या फिर भारत में तैनात अन्य फर्मों से ऋण प्राप्त नहीं करेगा। एक वैधानिक सिस्टमेटिक पैटर्न के जरिए आरबीआई से पैसा यहाँ से निकाला जाएगा, ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। तो वही यहाँ पर चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली स्थिति यहाँ पे बताई गई है कि भाई ठीक है, पारदर्शिता के लिए तो लाया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि केंद्र सरकार को इसमें अगला पॉइंट लिख लेना, 5वां पॉइंट, संसद के दोनों सदनों के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ 3 विवरण और रखने होंगे इस अधिनियम के तहत। इसमें पहला विवरण होगा मध्यवर्ती राजकोषीय नीति विवरण, सेकंड होगा राजकोषीय कार्यनीति संबंधी विवरण और थर्ड होगा समष्टि अर्थशास्त्रीय ढांचागत विवरण। ये 3 विवरण आपको प्रस्तुत करने होंगे इस अधिनियम के तहत, ठीक है। इसके अलावा ये अधिनियम जो है वो त्रैमासिक समीक्षा संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करना होगा, यानी बजट की आपको त्रैमासिक समीक्षा करनी होगी, ठीक है। त्रैमासिक का मतलब ये है कि आपके त्रैमासिक के आधार पर किसी साल को हम 4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 गुणा 4 आपको पता होगा 12 महीने हो जाते हैं। तो हमें हर 3 महीने बाद अपने अर्थव्यवस्था की जो है समीक्षा करनी होगी और समीक्षा को हमें संसद के पटल पर रखना होगा, संसद के दोनों सदनों में रखना होगा। ये इसके तहत प्रावधान किया गया है, तो ये भी आप नोट कर लेना आप, ठीक है। तो ये तो आपका था यानी कि एफआरबीएम, ठीक है। अब अगला जो है वो जीएसटी है, वस्तु एवं सेवा कर, यानी एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार। इसके बारे में कहानी जो थी वैसे सुना चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं रिपीट करता हूँ कहानी क्या है कि भाई एक लड़का है अमन, ठीक है, अमन नाम का एक लड़का है। अब उसका जो है अगले दिन बर्थडे है, यानी कि मान लेते हैं, यानी कि अगले दिन से अभिप्राय कोई भी तारीख लिख सकते हैं, मान लीजिए 2 तारीख को उसका बर्थडे है, ठीक है। अब 1 तारीख की शाम में क्या करते हैं, उसके पापा जो है चॉकलेट का डिब्बा लाकर रख देते हैं, यानी अमन के पापा जो है चॉकलेट का डिब्बा ला के रख देते हैं, ठीक है। अमन क्या करता है, सुबह जैसे स्कूल के तैयार होता है उसी समय क्या होता है कि भाई पड़ोस की आंटी है, ठीक है, यानी कि एक पड़ोस की आंटी है, उनका बेटा है चिंटू, तो चिंटू को यहाँ पर लेकर आ जाती हैं और उन्हें पता होता है कि भाई आज अमन का बर्थडे, तो अमन यहाँ पर अमन के घर पर ही उनसे बोल देती हैं कि भाई अमन हैप्पी बर्थडे। तो अमन क्या करता है, 2 चॉकलेट निकालता है और चिंटू को पकड़ा देता है। आगे बढ़ते हैं, अब फिर क्या होता है, अमन स्कूल के लिए जैसे निकलता है, उसके पापा ड्रॉप करने जाते हैं स्कूल के लिए। अमन जैसे ही स्कूल के गेट में एंट्री कर रहा होता है, यानी गेट पर पापा उसके ड्रॉप करते हैं अमन के, ठीक है। ड्रॉप करते टाइम पे क्या होता है, अमन के पापा अमन के से बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, यानी उसे फिर से जो है उसके जन्मदिन की बधाई देते हैं। और ये बात स्कूल का जो गेट कीपर है, स्कूल का जो वॉचमैन है, यानी गेट पर रहने वाला व्यक्ति है, वो सुन लेता है। तो वो क्या करता है कि भाई जैसे ही अमन एंट्री करने वाला होता है, जैसे ही अमन गेट के अंदर, स्कूल गेट के अंदर प्रवेश करने वाला होता है, फिर से वो अमन से बोल देता है हैप्पी बर्थडे अमन। तो भाई अमन की माँ ने तो ये सिखाया कि भाई जो आपको हैप्पी बर्थडे बोले उसे आप चॉकलेट दे देना। तो ऐसे करके अमन एक चॉकलेट निकाल के किसे दे देता है, उस व्यक्ति को फिर से दे देता है,
ठीक है, यानी किसे, यानी जो गेट कीपर है उसे चॉकलेट दे देता है। ऐसे करके अमन क्लास में पहुंचता है। अब क्लास में भाई वहाँ पर जो क्लास टीचर है वो अनाउंस कर देती हैं कि भाई आज अमन का बर्थडे है, तो सभी लोग अमन को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। ऐसे करके अमन पूरी क्लास को चॉकलेट बांट देता है। अब देखिए चिंटू जो है अमन की ही क्लास में पढ़ता है, यानी क्लास 5 में ही पढ़ता है। हमने मान लेते हैं कि कक्षा 5 में अमन चिंटू भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो चिंटू को एक तो चॉकलेट उसके घर पर मिल गई थी, ठीक है। अब चिंटू को एक चॉकलेट यहाँ पर भी क्लास में भी मिल जाती है, ठीक है। अब स्कूल का एक रूल है, स्कूल का रूल ये है कि भाई क्लास में जो बच्चा उपस्थित नहीं होगा उसे कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी। यानी मान लीजिए जिस तारीख को, यानी 2 तारीख को अमन का बर्थडे है और 2 तारीख को इसका एक अमन का एक फ्रेंड है रमन करके, वो उस दिन आया नहीं है कॉलेज में, स्कूल में आया नहीं है, तो ये रमन की चॉकलेट तो मारी गई, ठीक है। रमन की चॉकलेट मारी के लिए चिंटू को फायदा हो गया, चिंटू को 2 चॉकलेट मिली, ठीक है। अब जीएसटी है क्या? जीएसटी वास्तव में ये है कि भाई अमन, एक तरीका ये है कि अमन चॉकलेट जो है, अमन यानी अमन का बर्थडे है, अमन चॉकलेट का डिब्बा ले और स्कूल के प्रिंसिपल के पास पहुंचा दे, ठीक है। स्कूल के प्रिंसिपल के पास पहुंचा दे और स्कूल का प्रिंसिपल ये करें भाई, इन प्रिंसिपल साहब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी को ये चीज़ें बांट दें, ठीक है। चिंटू को बांट दें, रमन नहीं आया रमन के लिए प्रावधान कर दें, गेट कीपर को दे दें और बाद बाकी बच्चों में बांट दें। एक तरीका ये है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को तो घाटा हो रहा है, घाटा किन्हें हो रहा है? चिंटू जैसों को हो रहा है। अब यहाँ पर जो चिंटू है, चिंटू की मम्मी, ये क्या हुआ, ये हम मान सकते हैं इसे लोकल टैक्स है, ठीक है। यानी ये आपने लोकल टैक्स दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब गेट में प्रवेश किए तो आपने क्या दिया, एंट्री टैक्स दिया, एंट्री टैक्स दिया, ठीक है। अब क्लास में जो बैठे, क्लास में अपने साथ वालों को टैक्स दिया आपने। अब क्लास में साथ वालों को टैक्स दिया, यहाँ पे चिंटू को तो सरचार्ज मिल गया, सरचार्ज का मतलब हो गया अधिशेष मिल गया, अधिप्राप्त हो गया। चिंटू के पास एक चॉकलेट थी, चिंटू को तो फायदा हो गया। जीएसटी में यही है कि जीएसटी में क्या होता है कि दोहरा टैक्सेशन ना हो, डबल से टैक्सेशन ना हो, कि अगर मान लीजिए आपको एक बार टैक्स मिल गया है तो आप साइड में हट जाइए। पहले की टैक्स व्यवस्था में क्या था कि टैक्स के ऊपर टैक्स चढ़ता रहता था कि भाई यहाँ से टैक्स लगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई उत्पाद 1 रुपये का है, अब 1 रुपये का टैक्स और लग गया उस पर, तो 2 रुपये का उत्पाद हो गया। आगे बढ़ते हुए 2 रुपये का टैक्स लग गया उस पर, तो अब उत्पाद कितना क्या हो गया, 4 रुपये का हो गया। तो जीएसटी ये करता है कि भाई एक बार अगर आप टैक्स दे चुके हैं जिस लेवल पर, उस लेवल पर आपको दोबारा टैक्स नहीं देना है। ऐसे क्या क्या होता है, उत्पाद की लागत अपने आप कम हो जाती है। और फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है जैसे रमन जैसे लोग हैं, वैसे जीएसटी में बहुत सारे जो है जीएसटी के दायरे के, यानी टैक्सेशन के दायरे में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, वैसा बहुत सारे ऐसे प्रावधान भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी कभी छूट जाते हैं। छूटने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कभी कभी वो उपस्थित नहीं है, या फिर कभी कभी वहां पर प्रेजेंट नहीं होने की वजह से उन्हें वो टैक्स नहीं मिल पाता है। तो जीएसटी ये करता है कि भाई सारे टैक्स का कलेक्शन खुद कर लेता है और बाद में अपने अकॉर्डिंग राज्यों को बांट देता है कि भाई फलाने राज्य को इतना टैक्स चाहिए, फलाने राज्य को इतना दे देते हैं, यहाँ से इतना हमें सृजन हुआ आएगा, ठीक है। तो ये जीएसटी है वास्तव में। तो अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं जीएसटी है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही है कि यहाँ पर कहा गया है कि जुलाई 2017 से लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर उत्पाद को सेवा जो प्रदायकों से सीधे ही वस्तु और सेवाओं की पूर्ति के लिए लगाया गया एक एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। एकल व्यापक का मतलब क्या है कि आपको 1 टाइम पेड करना है, बार बार आपको पेड नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बताया गया है कि यह एक ही प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही दर वाला पूरे भारत पर लागू कर है। कहने का मतलब एक दर का मतलब ये है कि भाई जो खाद्यान्न का प्रोडक्शन है, खाद्यान्न के प्रोडक्शन पे मान सकते हैं 6% का टैक्स लगता है। तो 6% का टैक्स ऐसा थोड़ी ना है कि भाई जो है यूपी में 6% का लग रहा हो, राजस्थान में 12% का लग रहा हो। पहले ये लगता था, जीएसटी से पहले ऐसा ही होता था कि भाई कोई राज्य अपने मनमानी ढंग से किसी उत्पाद के प्रोडक्शन में एक से अधिक से ज़्यादा यानी ज़्यादा टैक्स लगा रहा है। लेकिन जीएसटी के आने से क्या हुआ, आप सेम तरह की जो है आपकी प्रोडक्टिविटी है, सेम तरह का अगर आपका उत्पाद है तो आप पर एक ही टैक्स लगेगा। आप पर टैक्स की दरें अलग अलग नहीं होंगी, राजस्थान, यूपी, एमपी हर जगह एक ही दरें होंगी। तो बात यही है, यह एक ही प्रकार की वस्तुओं सेवाओं पर एक ही दर से लगने वाला पूरे भारत में लागू कर है। इससे बहुत बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य जो राज्य की कर हैं, ठीक है, और उपकर इनको मिला लिया गया। यानी छोटे छोटे उपकर वगैरह लगते थे, तमाम छोटे छोटे टैक्स वगैरह लगते थे, उन सबको इसके जरिए फिर खत्म कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी। तो यह सेकंड पॉइंट में आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया, तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि जो पहले था यहाँ पे कि वस्तु और सेवा पूर्ति के प्रत्येक स्तर पर जो है टैक्स लिया जाता था, ठीक है, और पूर्व के स्तर पर दिए गए कर का क्रेडिट अगली स्टेट पर, ठीक है, ऐसे करके जुड़ता चला जाता था। तो कहीं ना कहीं कर का भार बढ़ता जाता था। जीएसटी के आने से ये हुआ कि भाई ये सारी चीजें थी, टैक्स के ऊपर टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन, ये प्रणाली खत्म हो गई और एक सिस्टमेटिक पैटर्न में टैक्स जो है बिल्कुल यहाँ पे लगने लगा। इससे क्या हुआ, चीज़ों के दाम भी कम हुए, यानी चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी जो हो रही थी वो भी कम हो गई, ठीक है। दूसरी बात, जो टैक्स कलेक्शन है, पहले क्या होता था, टैक्स चोरी हो रही होती है, यानी जगह जगह पर जैसे आप
देखते थे, चुंगी कर है, जो बैट कर है, ये सब कर है, ठीक है, मनोरंजन कर, इनके माध्यम से क्या होता था, टैक्स की चोरी होती थी। तमाम विभाग ऐसे होते थे जो टैक्स का पैसा पचा जाते थे, पता ही नहीं चलता था, सरकार के पास भी नहीं पहुंच रहा है पैसा और उत्पाद पर भी पैसा लग जा रहा है और सरकार को प्राप्त भी नहीं हो रहा है। तो उन सब चोरी को रोकते हुए जीएसटी ने ये कदम यहाँ पे उठाया है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिख लेना यहाँ पर कि इसने केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के करों, उपकरों को प्रतिस्थापित कर दिया। थर्ड पॉइंट में आप ये नोट कर लेना। इसी में सब पॉइंट लिख लेना। राज्य के प्रमुख कर कौन कौन से थे पहले? वाट का मतलब होता है वैट, ठीक है। सेल टैक्स था, प्रवेश कर था, विलासिता कर था, चुंगी कर था, मनोरंजन कर था, विज्ञापन पर कर था, लॉटरी, बैटिंग, जुआ कर, ठीक है, वस्तुओं पर कर, यहाँ पर राज्य कर आज शामिल थे। ये सब जो कर हैं अभी जीएसटी में ही शामिल हो गए हैं, यानी आपको अलग से पैसा नहीं देना है, अलग से कर नहीं देना है। चुंगी कर वो कर होता था जैसे हर राज्य में, जैसे हर जिले से जो है, यानी हर नाके पे ट्रक जो पास होता था, तो ट्रक पास करने से क्या देना पड़ता था, उसे पैसे देने पड़ते थे, ट्रक वालों को पैसे देने पड़ते थे। भाई इसमें ये सामान है, इसके लिए 50 रुपये की चुंगी कट पाओ किसी, यानी हर जिलेवार चुंगी बनाई जाती थी। अंग्रेजों के टाइम से व्यवस्था चली आ रही थी, तो अभी जिलेवार चुंगी वाली व्यवस्था खत्म कर दी गई इसके तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे करके टैक्स ये है। अब देखिए यहाँ पर टैक्स का इसका सिस्टम क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि भाई चौथे पॉइंट में कि वर्तमान में कौन कौन सी चीज़ें इसमें रखी गई हैं, कौन कौन सी नहीं है। देखिए अब यहाँ पर इसमें कहा गया पेट्रोलियम पदार्थ जो थे पहले जो थे वो जीएसटी से बाहर रखे गए थे, लेकिन अब जो है कुछ पेट्रोलियम पदार्थों को इसमें समाहित कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, वर्तमान में पेट्रोलियम पदार्थों को वस्तु और सेवा कर से बाहर रखा गया है, लेकिन समय बीतने के साथ इन्हें भी वस्तु और सेवा कर में यानी जीएसटी में शामिल कर लिया। वस्तु और सेवा कर में लिखना, जीएसटी लिख लेना, ठीक है। यानी अभी कुछ पदार्थ जो है पेट्रोलियम पदार्थ वो शामिल कर लिए गए, कुछ अभी रह गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मानव उपयोग के लिए जो मादक पदार्थ हैं, शराब वगैरह हुई, यहाँ पर और भी पदार्थ हुए, ठीक है। तो मानव उपयोग के लिए जो मादक पदार्थ हैं, तो इन पर राज्य सरकारें जीएसटी लगाती रहेंगी, ठीक है। यानी इनमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके पीछे की कहानी जब मैं पढ़ा रहा था आपको पॉलिटी, तो मैंने बताया भी था, नहीं सरकार ने इस पर जीएसटी क्यों नहीं लगाया, इस पर अपने केंद्रीय टैक्स क्यों नहीं लगाया। आपने अभी ऊपर पढ़ा कि केंद्रीय टैक्स का मतलब, जीएसटी का मतलब ये है कि भाई सरकार एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं, एक ही प्रकार का उत्पादन है, उस पर एक कर निर्धारित कर देगी, उसी कर का पूरे देश में पालन होगा। लेकिन शराब पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? शराब पर जब नौबत आई तो सभी जो राज्य सरकारें थी इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। नहीं, सरकार ये इस पर तो बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि राज्य सरकारों को इससे राजस्व प्राप्त होता है। जैसे आपने एक देखिए, मैं ये ड्रिंक नहीं करता हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन एक जनरल एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे अपने आसपास यानी पड़ोस में शराबी होते हैं तो चर्चा चलती है, बताते हैं भाई कि भाई यूपी में शराब बहुत महंगी है, राजस्थान में सस्ती है, हरियाणा में और सस्ती है, ठीक है, ये चर्चाएं चलती हैं। तो ये सस्ती है शराब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई यूपी वाले शराब पर बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, राजस्थान वाले कम टैक्स ले रहे हैं और हरियाणा वाले और कम टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। यानी आपने सुना होगा ये मतलब शराबी चर्चा करते हैं, भाई यहाँ पे शराब इतनी महंगी मिल रही है, वहाँ से ले आए कुछ शराब। ये चर्चाएं चलती हैं। चर्चाएं इसलिए चलती हैं कि टैक्स का सिस्टम था, शराब वाले टैक्स का सिस्टम, इसको लेकर राज्य एक मत नहीं थे। राज्यों का कहना यह था अगर सरकार इस पर टैक्स लगा देगी, केंद्र सरकार इस पर टैक्स निर्धारित कर देगी, तो हमारी आमदनी का जरिया वो खत्म हो जाएगा, फिर हमें फायदा क्या होगा। तो ऐसे करके राज्यों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने राज्यों के विद्रोह से बचने के लिए, जीएसटी वाला बिल पास करवाने के लिए उनकी ये मांग मान ली कि भाई शराब आपके हाथ में दे दी, आपको जैसे टैक्स लगाना है, जितना टैक्स लगाना है लगाओ, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तभी जो है आपकी जो शराब जो है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती है, ठीक है। ये काफी बार पूछा भी गया है और आप लोग इसे ध्यान में भी रखिए। तो यहाँ पे लिख लेना इसमें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो तंबाकू है या तंबाकू पदार्थों पर जीएसटी सेवा कर है, ये केंद्रीय उत्पादन कर, ठीक है, इस पर सेवा कर भी लगेगा, ठीक है। सेवा कर का मतलब जो है सेवा कर जो लगना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय उत्पादन कर, ये दोनों लगेंगे तंबाकू और तंबाकू पदार्थ में, जो तंबाकू कंटेंट करने वाले पदार्थ हैं। इसके अलावा वस्तु और सेवा कर की जो है जीएसटी की जो 6 मानक दरें रखी गई हैं। 6 मानक दरें कौन कौन सी हैं? एक तो 0% वाली, 0% में वो चीज़ें रखी गई हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं वाली वस्तुएं हैं, वो 0% वाले दायरे में रखी गई हैं। जैसे खाद्यान्न, कुछ खाद्यान्न उन पर 0% है, दवाइयाँ कुछ हैं उन पर 0% है, 3%, 5%, 12%, 18% और 28% ये जीएसटी की 6 दरें रखी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना जीएसटी के अंतर्गत पूरे देश में वस्तुओं अथवा वस्तुओं पर 6 मानक दरें, ये लिख लेना, ये रखी गई हैं, ठीक है। तो आपको सबको पता होगा 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया, ठीक है। कौन सा अधिनियम था आपको ये भी पता होगा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था। यहाँ पे तो चूंकि गलत लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो 101वां यानी 11वां संविधान संशोधन अधिनियम लिख दिया है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके तहत जीएसटी लाया गया है, ठीक है। और इस संशोधन से क्या हुआ, संविधान में धारा 246A शामिल हुआ, ठीक है। 246A में यही उपबंध किया गया कि राज्यों की विधानसभाओं का वस्तुओं और सेवा कर संबंधी कानून बनाने का अधिकार इसे प्रदान किया गया है इसके तहत, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें नोट कर लेना अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट,
कि 101 में संविधान संशोधन नियम के द्वारा 8 सितंबर 2016 को इससे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। ठीक है, इसी में सब पॉइंट कि इस संशोधन में से संविधान में धारा 246A शामिल की गई, जीएसटी की धारा, जिसने संसद और राज्यों की विधानसभाओं का वस्तुओं और सेवा कर संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया। ठीक है, ये आप यहाँ पे 8वें का सब पॉइंट लिख लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताई गई हैं जीएसटी के बारे में। देखिए जीएसटी लाने से ये फायदा हुआ कि हमारे यहाँ जो उत्पाद की कीमतें पहले लगातार टैक्स चोरी हो रही थी, टैक्स पर टैक्स लग रहा था, उससे क्या हो रहा था, उत्पाद की कीमतें बढ़ रही थी। ऐसे में हमारे यहाँ जो प्रतिस्पर्धा करना अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों से मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उत्पाद की दरें बढ़ रही थी। तो जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि बड़ी बड़ी फर्में हैं, तो फर्में भी उससे पीछे हट रही थी। अब वर्तमान में जब जो हमारी कच्चे रॉ मटेरियल की दरें कम हो जाएंगी तो क्या होगी, फर्में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगी, गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्शन करेंगी। गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्शन करेंगी तो हम कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी एक धाक जमा पाएंगे, अपनी एक जगह जमा पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात यह थी कि जीडीपी से पहले मैंने बताया था, जीडीपी से पहले बोला, जीएसटी से पहले क्या होता था, टैक्स की चोरी हो रही थी। टैक्स की चोरी कैसे होती थी वो मैंने बता दिया कि भाई राज्य स्तरीय जो तमाम टैक्स लगते थे कि विज्ञापन कर, मनोरंजन कर, गुलदस्ता कर, ये सब ठोंक लगा दिए जाते थे। तो इन सब के लगाने से क्या होता था, ये सब थोपने से क्या होता था कि भाई जो टैक्स का भार बढ़ जाता था, और ये टैक्स जो है इनमें चोरी होती थी। इन सब में क्या होता था, कर्मचारी हैं राज्य स्तरीय इसमें चोरी करते थे, राज्य को भी नहीं मिल पाते थे, और वस्तुओं का जो है भार भी ज़्यादा हो जाता था। तो ये सब हटाने से ये हुआ कि भाई सरकार की टैक्स में, कलेक्शन में वृद्धि हुई, यानी जीडीपी में भी आर्थिक वृद्धि का अनुमान हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर नवा पॉइंट आप लिख लेना कि इसने उत्पादन की कुल लागत को कम कर दिया, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय जो है वस्तुओं और सेवाओं को और अधिक उपयोगी बनाएगी। 10वां पॉइंट यहाँ लिखना, इससे अधिक आर्थिक विकास बढ़ेगा, क्योंकि जीडीपी में 2% की वृद्धि होगी। यानी इसमें जीएसटी के लाने से अनुमान लगाया गया है कि जीएसटी के लाने से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है टैक्स के दायरे में आ पाएंगे, और हमारे जीडीपी में भी, सकल घरेलू उत्पाद में करों के बढ़ने, करों की प्राप्ति उगाही से क्या होगा, 2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर यहाँ पर हो जाता है समाप्त। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। देखिए अर्थशास्त्र की अवधारणा है, अर्थशास्त्र की अवधारणा के लिए थोड़ा सा आप हमें जो है अपने नियर बाई का जो माहौल है, नियर बाई का जो वातावरण है, उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सब ये अर्थशास्त्र का मतलब होता है व्यवहारिक बात है। व्यवहार का मतलब ये है कि आप वर्तमान में व्यवहार मार्केट में जो चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, और समझ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पूरा अर्थशास्त्र चल रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति समाज की अवधारणा से अवगत होता है, बाजार की अवधारणा से अवगत होता है, उसे ये चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं होती है। वहीं कोई व्यक्ति, ऐसा भी व्यक्ति हो जो कभी जानता ही नहीं हो बाजार की प्रणाली क्या है, बाजार किस तरह से काम कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो उसे समझने में दिक्कत होगी। आई होप आप लोग प्रॉपर वे में पूरा अध्ययन करते आ रहे होंगे, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को चैप्टर पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।